नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसको कैसे अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे अंकों के साथ कैसे उसको उत्तीर्ण किया जाए, ताकि जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं उसमें हम अच्छा स्कोर करें और हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो हम बात करेंगे कि कम से कम हमको 85 से 95 मार्क्स के बीच प्राप्त हों। यानी हम यहाँ पे परसेंटाइल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं अंकों की। अगर हमको 85 से 95 के बीच अंक प्राप्त होते हैं तो हमारी परसेंटाइल बहुत अच्छी होगी और ज़रूर जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं उसमें हम क्वालिफाई हो जाएंगे और हम उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वे इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनको ध्यान रखें ताकि हमारी जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए और हम लगभग 90 से 95 के बीच में स्कोर कर पाएँ। ये बहुत अच्छा स्कोर होगा अगर कोई स्कोर कर पाता है तो हम स्टार्ट करें। देखिए, जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर हम वनडे एग्ज़ाम की बात करें जैसे एसएससी हो गया या फिर बाकी जो एग्ज़ाम्स हो गए, अगर हम बात करें स्टेट लेवल का एग्ज़ाम के बारे में जैसे यूपी के एग्ज़ाम्स के बारे में, तो वहाँ पे जो विषय आते हैं, एक तो जीएस आता है, फिर मैथ्स आता है, उसके अलावा हिंदी आती है, इंग्लिश और रीजनिंग। इंग्लिश का रोल बहुत कम है, जैसा आप देख रहे हैं इंग्लिश केवल 5 मार्क्स का है। हिंदी का यूपी ट्रिपल एससी में हम बात कर रहे हैं स्पेशली हिंदी 15 मार्क्स की होगी, रीजनिंग भी 5 मार्क्स की होगी और जो जीएस है आप देख रहे हैं 40 का मतलब है जो एक्चुअली जीएस है, जो वास्तविकता में जीएस है वो 40 है और जो 10 आप देख रहे हैं ये करंट अफेयर्स हैं। तो कुल मिलाकर के 100 में से 50 मार्क्स का केवल जीएस आ रहा है। अगर हम जीएस और करंट अफेयर को ऐड कर दें तो केवल 100 में से 50 अंकों का सिर्फ जीएस है, जीएस और करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्कोरिंग आपको स्कोर करना है वो है हमारा मैथ्स। मैथ्स में अगर हम देखें तो इसमें 25 मार्क्स का मैथ्स आने वाला है, जिसमें से जो अर्थमेटिक है वो 5 मार्क्स का आएगा अर्थमेटिक। और इसके बाद जो डीआई वाला पोर्शन है, ये ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण वाला, यहाँ पे 2 ग्राफ आएंगे और ये 5-5 नंबर के होंगे यानी 10 मार्क्स के। उसके बाद तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 0, ये भी जो है 2 तालिकाएं आएंगी यानी 5 + 5, तो कितने हो गए 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10, 10 और 5 यानी 25 मार्क्स का जो है मैथ्स आएगा। यहाँ पे स्कोर कैसे करेंगे अभी हम बात करेंगे। पहले यहाँ पे हम बहुत ही सिलेबस को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया का, एसएससी हो, एसएससी में क्या क्या आता है। एसएससी में आपका जीएस आएगा, मैथ्स आएगा, उसके अलावा इंग्लिश आएगा और रीजनिंग आता है। एसएससी में हिंदी नहीं आती है, लेकिन यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको हिंदी अच्छे से तैयार करना ही करना है। क्या करें, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी हुई है तो आप कोचिंग में जो भी पढ़ाया जा रहा है वहाँ से आप लोग तैयार करें। आम तौर पे अगर हम देखें कि अगर आप स्टेट लेवल की कोचिंग ज्वाइन करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की, तो ठीक रहेगा। यदि आप एसएससी की कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बशर्ते आपको वहाँ पे हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएँ, क्योंकि एसएससी का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम तुलना करें तो इसका सिलेबस बहुत छोटा है एसएससी के सिलेबस के आगे। एसएससी की क्लास के अंदर बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने एसएससी की क्लास में एडमिशन लिया है या फिर आप खुद से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सारा सिलेबस उसी में समाहित हो जाएगा। अब अगर हम बात करें एसएससी के लिए, देखिए एसएससी के लिए जो व्यक्ति तैयारी करते हैं, स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, उनको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, लेकिन टाइमिंग कितनी होगी, सिर्फ 60 मिनट होगा, यानी सिर्फ 1 घंटा मिलेगा। तो आप सोचिए कि एसएससी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका दिमाग कितना तेज़ चलता होगा, क्योंकि उनके सामने 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम कितना कम है, 60 मिनट, यानी एक क्वेश्चन को 1 सेकेंड भी टाइम नहीं है। तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद वो इस लेवल को पहुंचते हैं कि वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनते हैं या फिर बाकी जो सीबीआई वगैरह है और जो डिफेंस की जॉब मिलती है एसएससी के थ्रू, उनमें वो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होंगे एसएससी की ही तरह, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग कितना है, यहाँ पे टाइमिंग 2 घंटे का है, यहाँ पे 2 आवर्स यानी 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं। इसका मतलब कि आपके पास बहुत टाइम है
यानी एसएससी के तुलना में आपके पास दुगना टाइम है। तो अगर आप एसएससी का माइंडसेट रख के तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप समय से पहले ही पूरा पेपर हल कर देंगे। और पेपर इतना इजी आता है, अगर आपने तैयारी अच्छी करी है तो आप आसानी से 85 से 95 के बीच अंक प्राप्त कर सकते हैं डेफिनेटली। तो अभी हम लोग एक एक करके पूरा सिलेबस को समझने वाले हैं और बात करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटजी अपना के हम तैयारी करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो मुझे लगता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो सिलेबस है वो इतना अच्छा सिलेबस आपको पूरा डिस्क्राइब करके दिया गया है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी अदर परीक्षा के लिए ऐसा सिलेबस दिया गया होगा। बहुत शानदार सिलेबस दिया गया है, एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे अगर सबसे पहले हम बात करें जीएस में, तो जीएस में अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री 10 मार्क्स की होगी। लेकिन अब आप लोग देख रहे होंगे वीडियो पे, स्क्रीन पे, कि भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, यहाँ से 5 मार्क्स आएंगे। और उसके बाद फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5। तो ये दोनों हिस्ट्री का ही पार्ट है, इसीलिए कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। अगर इसमें एक एक करके सिलेबस को हम देखें, इतना शानदार सिलेबस इसमें डिस्क्राइब करके दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाएं। उसके अलावा अगर हम बात करें जैन धर्म और ख़ासकर महावीर के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, जिनका वास्तविक नाम वर्धमान था। उसके बाद मौर्य वंश, फिर विशेष रूप से सम्राट अशोक, गुप्त वंश, इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सब के बारे में, हर्षवर्धन, राजपूत काल। उसके बाद फिर आता है मेडिवल हिस्ट्री, यानी अभी तक चल रहा था प्राचीन भारत, अब आ गया है मेडिवल मध्यकालीन भारत। और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और फिर ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या रहा है, ये पार्ट 1 में है। उसके बाद फिर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष क्या क्या रहे, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय क्या रहा। उसके बाद अगर बात करें तो विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो है 1935 का आया था, 1935 का एक्ट लाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो कुल मिला के इतना शानदार सिलेबस हिस्ट्री का आपको डिस्क्राइब करके दिया गया है। आपको ये पूरा तैयार करना है। जो जो यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए, आपको इन टॉपिक्स के बाहर नहीं जाना है, आपको सारे टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी यानी भूगोल की अगर बात करें तो 5 अंकों का यहाँ से सिलेबस आपका है। तो 5 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भूगोल में क्या क्या आएगा। सबसे पहले भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आएगा। अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल पे मैंने एक 3 घंटे का लेक्चर अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग अगर चाहें, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं है भूगोल के बारे में, तो अगर आप वो 3 घंटे का लेक्चर देख लेंगे तो आपका काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर या गूगल पर ज्योग्राफी बाय अविचल सर, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा 3 घंटे का। आप लोग ज़रूर देखें पूरे वीडियो को, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। उसके बाद नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, और स्पेशली यहाँ पे बात करी गई भारत के बारे में। फिर भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम। फिर टाइम जोन के बारे में बात करी, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। उसके बाद जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास, इनके बारे में बात करी गई है। इसके बाद अगर बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, और इसमें खासकर योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा आपको। तो आप लोग ज़रूर इन पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार कर लें, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा आपको। उसके बाद फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का विकास कैसे हुआ, हरित क्रांति क्या है। उसके बाद दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार क्या क्या हुए। फिर वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था क्या रही। उसके बाद वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार क्या रहे, जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में क्वेश्चंस आपसे
पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको टॉपिक को तैयार करें। फिर हम आते हैं हमारे पॉलिटी के ऊपर, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन क्या है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन संविधान के बारे में आएंगे, और ख़ासकर अगर बात करें तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या क्या हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य क्या क्या हैं, संसदीय जो व्यवस्था है वो क्या है, और संघीय व्यवस्था एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध क्या क्या है, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या क्या हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स में ये दिए गए हैं, इनकी व्याख्या करी गई है, जिला प्रशासन क्या है, और ख़ासकर स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, और विशेष रूप से इसमें जो अमेंडमेंट करके इनको ऐड किया गया था उनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद अगर बात करें जीएस में तो साइंस है। साइंस में फ़िलहाल तो तीनों विषय होंगे, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 5 आएंगे। तो साइंस में जो भी क्लास में हम डिस्कस करते हैं, अगर आपने उतना तैयार कर लिया तो आपके क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, और मुझे लगता है कि 5 में 5 क्वेश्चन फंसने चाहिए। तो साइंस में क्या होगा, एक तरीके से जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान, इसमें भौतिक विज्ञान, लेकिन कौन सा जो प्रारंभिक है वो आएगा, यानी बहुत बेसिक आने वाला है। रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हमने जीएस को कंप्लीट कर लिया है, और उसमें एक चीज़ और है, जनरल अवेयरनेस। यानी अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, यानी सामान्य जागरूकता, ये एक प्रकार से जीके वाला पार्ट है। एक प्रकार से कौन सा पार्ट है ये, इसको हम कह सकते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस है, सामान्य जागरूकता है, एक प्रकार से ये जीके वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें सब वे टॉपिक शामिल किए गए जो जीके पर आधारित हैं। जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं कौन कौन सी हैं, और ख़ासकर जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं ज़रूर बोलता हूं कि आपके पड़ोसी जो देश हैं, उसके अलावा अगर बात करें कि जो देश हैं उनकी जो राजधानी और मुद्रा आपको पता होना ही चाहिए। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद क्या क्या है, क्या होती हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या क्या होते हैं, डेज़ मैंने ज़रूर आपको होमवर्क में डेज़ दिए होंगे। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, और भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। और प्रसिद्ध जो पुस्तकें उनके लेखक हैं, और पुरस्कार एवं विजेता। तो ये पूरा जीके वाला पार्ट है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आपको ज़रूर आएंगे, तो आप लोग ज़रूर इनको तैयार करें। फिर आता है हमारा करंट अफेयर वाला, तो इसमें खासकर यूपी की करंट अफेयर्स पे अधिक फोकस करना है, बाकी जो राष्ट्रीय स्तर की जो करंट अफेयर्स हैं उनको फोकस करना है। तो उसके बाद हमने जीएस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं मैथ्स के ऊपर, गणित के ऊपर, कि गणित में कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। तो गणित में जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, परसेंटेज क्या है। उसके बाद साधारण अंक गणितीय समीकरण क्या है, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात क्या, औसत क्या है। ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक है। 5 यहाँ से आएंगे। उसके बाद फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तो ये दोनों डीआई हैं, और ये 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, यानी 10 आपको मार्क्स यहाँ से प्राप्त होंगे, फिर दूसरे में 10। तो डीआई आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैथ में आपको 25 में से 25 को लेके आना है, और मुझे लगता है कि एसएससी की जो तैयारी कर रहा है वो 25 में 25 लेकर के आएगा मैथ में, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, हमने मेन पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, जैसे 50 और 25 कितने हुए, 75। और 75 अगर हम बात करें कि मैथ में आपको 25 में 25 हो लेके आना है, 25 में 25 आपको लेकर के आना है। अगर हम जीएस की बात करें, 50 में से कम आपको 45 लेकर के आना है, 45, ठीक है। अब हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पे टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं, बहुत ही आसान तरीके से हिंदी समझा दी गई है। तो हिंदी को भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, तैयार करना है। जैसे अगर हिंदी के टॉपिक्स की अगर हम यहाँ बात करें तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ सामान्य हिंदी आएगी, और सामान्य हिंदी में संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद। तो ये बहुत ही बेसिक हिंदी है, ये आपको कंप्लीट करना। उसके बाद फिर आता है दूसरा वाला, यानी जो दूसरा हिंदी का पार्ट है उसमें क्या है, आपसे पूछेगा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण करिए। यहाँ पे 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, और ये कितने मार्क्स का होगा, ये 10 मार्क्स का होगा। तो अगर मिला दें ये 5 मार्क्स का होगा, 5 और 10 कितने हो गए, 15 मार्क्स का आपका हिंदी आएगा। और उसके बाद बचा इंग्लिश का सिलेबस।
इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या आएगा? इंग्लिश का सिलेबस बहुत ही छोटा सिलेबस है। इसमें आपको अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे आएंगे, तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आएंगे। और इसमें खासकर जो व्याकरण है, जो ग्रामर है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन यहाँ से पूछे आएंगे। और रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग का भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि क्या क्या यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं। जो एसएससी में टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, बस वही टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लिया है, ठीक है। जो सिलेबस आपको दिया गया था साइट पर, ऑफिशियल सिलेबस, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखने में लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सिलेबस को हमने अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया है, आसान कर लिया है। तो आपको सिर्फ इतना ही कंप्लीट करना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जीएस में आपने तैयारी बहुत अच्छी करनी है। कितने 45 मार्क्स लेके आने हैं, और यहाँ पे मैथ में आपको 25 में 25 लेकर के आने हैं, ठीक है। हिंदी में भी आपको कोशिश करना है कि अधिकतम से अधिकतम अंक प्राप्त हो जाएं। 15 में 15 ही आपको मिल जाए, इंग्लिश में भी 5 में 5 मिल जाए, रीजनिंग में आपको पूरे मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो केवल आपके जीएस में 5 अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि जीएस में 50 में 50 लाना पॉसिबल है, परंतु थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम जीएस में मान के चल रहे हैं कि आप 50 में सिर्फ 45 अंक प्राप्त करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपका स्कोर कितना बनेगा? 95 स्कोर बन जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 5 क्वेश्चंस और गलत कर दिए, यानी 5 क्वेश्चंस आप और नहीं कर पाए, तो आपके कितने 90 आपको हर हाल में लेके आना है। 90 से 95 कोशिश करना है कि आपको लेकर के आना ही आना है, ठीक है। क्योंकि इससे अगर कम आता है तो आपकी पूरी मेहनत व्यर्थ है। आप कोशिश करिए कि आप अधिकतम से अधिकतम अंक लेकर के आएँ। कैसे लेकर के आएंगे? आपको सबसे पहले जीएस पे कमांड, क्योंकि जीएस का बड़ा स्कोर है, आपको जीएस पे कमांड करनी है। इसके लिए अगर हम बात करें कि जीएस पे कमांड करने के लिए कौन सी आपको बुक पढ़नी है, क्या करना है, तो जो भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है वो लूसेंट के अंदर पूरा कवर किया है। तो आप अगर चाहें तो आप लोग लूसेंट की बुक आती जीके की, आप ले सकते हैं, उसको अच्छे से आप करें। या फिर अगर आप कोई कोचिंग में पढ़ते हैं तो क्लास नोट्स जो होंगे, उन क्लास नोट्स को ज़रूर रिवाइज़ करें, क्योंकि उनमें केवल आपको फ़िल्टर पढ़ाया जाता है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी की कथा नहीं सुनाई जाती है। तो क्लास नोट्स और लूसेंट की हेल्प लें, आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी मैथ्स में तो आपको पता ही होगा, आपके अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर करके ही आएंगे। तो ये कुछ स्ट्रेटजी थी, ये कुछ तरीका था। सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है। होता क्या है, अधिकतम से अधिकतम लोग जो तैयारी करने आते हैं उनको सिलेबस ही नहीं पता रहता है। अधिकतर आपके क्लास में बहुत से स्टूडेंट होंगे या आपके फ्रेंड होंगे, उनसे ज़रा पूछिएगा कि यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी तो आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है, लेकिन उसका सिलेबस क्या है, उसका सिलेबस ही उनको नहीं पता है। तो सिलेबस नहीं पता है, यहाँ वहाँ चारों तरफ से पढ़े जा रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाने वाले हैं, अगर आप सिलेबस को कंप्लीट कर लें पहले, तो आप उसके बाद टाइम बचे तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करें, जो सिलेबस आपके सामने दिया गया है, जो सिलेबस अभी हमने स्क्रीन पे देखा भी है पीडीएफ के फॉर्म में, वो सिलेबस कंप्लीट करें। और साथ में इसके जो प्रीवियस पेपर कंडक्ट हुए थे 2021 में, क्योंकि 2021 से ये लागू हुआ है पीईटी, तो इसमें 2 सेट होंगे, ठीक है, सेट 1 एंड सेट 2। आपको दोनों यानी टोटल 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझना है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, कहाँ पे आप अटक रहे हैं, किन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आपको एक काम और करना है, आपको मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करने हैं। आप मान के चलें कम से कम आपको पेपर से पहले 15 से 20 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। आप कोई भी ऑनलाइन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक या फिर अड्डा 24/7 या फिर कोई और एप्लीकेशन पे किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर हो जाए। तो बस यही कुछ तरीके हैं जिनसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो भी मैंने इस वीडियो में समझाया है समझ में आ गया होगा, किस तरीके से क्या क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। सबसे पहले सिलेबस, नंबर 1, सबसे पहले आपको सिलेबस तैयार करना है। सिलेबस के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस को फोकस करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, एक बार अगर आप पेपर को देख लेते हैं, पेपर को सॉल्व नहीं करना है, बस केवल आप पहले पेपर को देखिएगा कि पेपर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपको समझ में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा और उससे आपको एक ही समझ में आएगी कि हाँ, मैं इन क्वेश्चंस में कंफर्ट नहीं हूँ, इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आप अगर
जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको आप देख लेंगे, सिर्फ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ देखना है। उसके बाद फिर सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर उन पेपर को सॉल्व करेंगे और फिर बाकी आप मॉक टेस्ट देंगे, अच्छे से टाइम निकाल के मेहनत करेंगे ईमानदारी से, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, फालतू के वीडियोस देखना यूट्यूब पे, शॉर्ट वीडियोस, टाइम वेस्ट करना, वो सारे वीडियोस, वो टाइम आपको आगे भी मिलेगा। ये टाइम आपके पास सिर्फ मेहनत करने के लिए है। आप पूरी दिलो जान से पढ़ाई करें, पूरी शिद्दत से मेहनत से पढ़ाई करें, ज़रूर आपके 95 अंक प्राप्त होंगे। और अगर ऐसा होता है तो आपको 99% पॉइंट में आपको परसेंटाइल मिलेगी। तो जो भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं उसमें, क्योंकि आजकल जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं उसमें अगर आपके, मान लीजिए आपने मेहनत करी और आपके मार्क्स 84 पे आकर रुक गए और वैकेंसी यूपी SSSC ने निकाली जिसमें बोला गया कि 86 जिन लोगों के मार्क्स थे पेट में, केवल वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आपके पास 84 मार्क्स थे, तो आप 2 नंबरों से, 2 मार्क्स से चूक गए। काश आप 2 नंबर की मेहनत एक्स्ट्रा कर लिए होते तो आपके 86 मार्क्स होते, आप भी उस फॉर्म को भर पाते। तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक आपके आएँ। वो कैसे आएंगे? वो खाली सुनने से नहीं आएंगे, खाली एक दिन मेहनत से नहीं आएंगे। आपको लगातार निरंतर मेहनत करते रहना है, तभी वो आएंगे। बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया है, अगर आप कोशिश करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं पढ़ूंगा। अगर मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।